अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल हुकूमत ने तैयारियां मजीद तेज कर दी हैं और इस हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों को मनसूख कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है और 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को भी इस हवाले से एक अहम टास्क सौंपा है। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाएगी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का एक इजलास हुआ है, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत भी की है और इस इजलास में यह भी तय पाया है कि कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर की, जिन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। असम्बली में आने से कबल ही एमक्यूएम ने 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को साथ देने का इशारा भी दे दिया है। सरबराह एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तरमीम से मुतालिक गुज़श्ता कई रोज से लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं। आइन में जरूरत के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करेगी या नहीं, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक अहम इजलास कल होने जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 27वीं तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो पाकिस्तान के हक में होगा। नून लीग ने हमसे राब्ता जरूर किया है और इस तरमीम से मुतालिक सीईसी में मुशावरत होगी, जो भी फैसला होगा सीईसी का होगा। सेनेटर फैसल वाडा 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया देते हुए कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की और कहा कि उनसे मुलाकात तो होती रहती है, उनसे मुलाकात के बाद हमेशा एक मुस्बत जवाब दिया जाता है। जो मजबूत सियासतदान है, जबकि पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत दरकार हासिल है, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार भी है। ये हिमायत उनको मिलती है नहीं। नंबर गेम का मामला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बड़ी शोर है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और इस तरमीम की राह में कोई भी रुकावट हायल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है मुसव्वदे को देखे बगैर कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी प्रोग्राम में शिरकत का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो डेजिग्नेशन आपके पास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसके मुताबिक जो 28वीं आईनी तरमीम का मुसवदा या फिर कुछ पॉइंटर्स हमारे सामने, कुछ शिकें अब तक सामने आई है, उस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, असल में प्रॉब्लम कहाँ है? असद कैसर साहब का भी हमने बयान देखा और मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट को डिस्पोज ऑफ करने के मुतरादिफ है, उसके चैलेंज कर रही है उसकी सालमियत को, इससे तो बिल्कुल पार्लियामेंट का इस्तेहकाक ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि गैर जमहूरी हुकूमत जो फॉर्म 47 की बनी हुई है, जिसमें 17 सीटें लेने वाली पार्टी को 224 सीटें दे दी गई, तो इसके जरिए जो भी आइन पास किया जाएगा, आइन की तरमीम पास की जाएगी, हम समझते हैं वो नाजायज है। ठीक। दूसरी, इतने अहम मौज़ूआत अदलिया को जेर निगरानी लाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के और पार्लियामेंट के, और उसकी आज़ादी सुल्ब की जा रही है। ठीक। ये मेरे ख्याल से जमहूरियत और इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं। ठीक। तीसरी चीज, जो 200 आर्टिकल 243 का जिक्र किया गया है, वो भी एक अजीब सूरत हाल है कि इस मुल्क के अंदर तमाम ममालिक में देखते चलिए कि फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत क्या होती। यहाँ मसला ये आ गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी पोजीशन को एक करके एक सुपर पोजीशन बनाई जा रही। इससे सर मसला है कोई? साथ साथ जी, इससे कोई प्रॉब्लम है अगर उनकी पोजीशंस के हवाले से फैसले हो रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है? बात सारी है, जो फैसले शख्सियात को देख के किए जाएं और इदारे की जरूरियत को देख के ना किए जाएं, उसमें प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, पूरी कौम को होनी चाहिए, सिर्फ हमें नहीं होनी चाहिए। फिर बगैर किसी मेजर डिबेट के एनएफसी अवार्ड का कोई प्रपोजल आया नहीं है,
کہ اس کی परसेंटेज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो कि आइन की रिक्वायरमेंट है, पंजाब के अंदर जो कानून अभी लोकल बॉडीज का है उसके अंदर आप देखिए कि डीसी के नीचे कर दिया गया है नाज़मीन। और सिर्फ ये नहीं है, डीसी हजरात को जो है जुडिशियल पावर्स भी दी जा रही। ठीक, ये सारी एक चीज नहीं है, आप जो जो चीजें ये छूते जा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला जो आपने एक्सटेंशन के हवाले से बात की, सुप्रीम पावर की बात की, तो सर आपके दौर में जनरल बाजवा साहब को लाइफ टाइम उनकी सीट के लिए, उनकी डेजिग्नेशन के लिए ऑफर नहीं किया गया था कि आप एक्सटेंशन भी तो जाहिर है उनको आपके दौर में मिली थी? एक्चुअली इमरान खान अपोज्ड इट। ओके, देन हाउ इट कम्स आउट कि भाई वो कह रहे हैं कि आप लाइफ टाइम, हमने ऑफर कर दिया कि आप लाइफ टाइम बन जाएं और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। किसने किसको कौन कह रहे हैं? सर ये स्पेकुलेशंस, ये बातें उस वक्त भी होती रही और आज भी ये ऑन रिकॉर्ड है कि एक्सटेंशन। जी देखिए, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है जो उनकी डिफरेंसेस विद बाजवा थे। ठीक, वो एक जमाने में एक प्रेशर आया था वन टॉक्स की वजह से, जिसके लिहाज से उनको एक महदूद मुद्दत की एक्सटेंशन देने के ऊपर किसी एक सुपर पावर की तरफ से और सऊदी अरेबिया का प्रेशर आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी कोई प्रेशर्स हो सकते हैं, वो बैरूनी प्रेशर हो सकता है कि उससे ज्यादा? इतने अमीर मुल्क, इतने ताकतवर मुल्क, 636 बिलियन का तरबेला में 71 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ मिनरल इस मुल्क के पास आ गए हैं। सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल रिजर्व हमारे पास हो गए, बेतहाशा अट्रैक्टिव हमारा मुल्क हो गया, हमारी पर कैपिटा इनकम आसमान को छू गई है। हमारे मसाइल ही कहाँ हैं? इन 4 सालों में तो सारे मसाइल कर दिए। हमारा वजीर आज़म जो है वो 1.5 माह के अंदर 34 ममालिक को छूता है और 50 हुक्मरानों से मिलता है। सारी दुनिया लाइन लगा के बैठी हुई है। किस प्रॉब्लम की आप बात कर रही? ठीक, लेकिन फिरदौस साहब, इसके साथ साथ आप जिन मसाइल की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो बड़े खुले दिल से ऑपोजिशन को तस्लीम करनी चाहिए। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमारे कितने चैलेंजेस थे। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपने देखा कि खारजा पॉलिसी कितने अच्छे तरीके से रिफॉर्म हुई। आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप बारहा तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की कर रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कर रहा है, उनका नाम लेकर। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक तरह से हमारी कामयाबी है? दूसरी जानिब अफगानिस्तान हमें चैलेंज करके बैठा हुआ है, इंडिया हमें चैलेंज करके बैठा हुआ है। हम एट अ टाइम इन तमाम महाजों के ऊपर जंग लड़ रहे हैं। सर देखिए, पहली चीज, हमारी पहली कोशिश या काविश क्या होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हमसे खुश हो जाएं और हमारे साथ अमन की बात हो। हिंदुस्तान को एक तरफ छोड़ दीजिए, इससे कि हमारा कश्मीर का मसला 1947 से उनके साथ चल रहे, वरना हम तो चाहते हैं हर हमसाई से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन वो बनाए मुखासमत है। और जब तक हक राय दही नहीं दिया जाएगा कश्मीर के अवाम को, हमारे लिए वो परेशान कुन बात है। और हम समझते हैं कि हमने अपने असूली स्टैंड को गिव अप नहीं करना। अच्छा, हमारा एक और असूली स्टैंड था जो कायदे आज़म ने हमें दिया है, इसराइल को तस्लीम करने का। ठीक, कमाल की बात हो गई कि इस मुल्क के सारे चैनल्स ने इसराइल की पार्लिमान किसी डायरेक्ट बराह रास्त तकरीर सुनाई ट्रंप साहब की। आज तक कोई एक्सप्लेनेशन तो आई नहीं कि ये क्यों किया गया। ऐसे मुल्क की पार्लियामेंट की तकरीरें सुनाई जा रही हैं, उस पार्लियामेंट की जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर खान साहब ने भी अभी तक कोई कंडेम नहीं किया, उनका भी स्टेटमेंट नहीं आया, उसका भी इंतजार करते रह गए। आया है जी, आया है, आपकी नजर से नहीं गुजरा तो वो आपकी है, हमें पता है। क्या बोला बारहा हम कहते रहे, बारहा कहते रहे, इसराइल को हमने नहीं तस्लीम करना जब तक फलस्तीन के को एक अलहदा रियासत के तौर पे नहीं तस्लीम किया जाए। और खुद आपके वजीर आजम जो इस वक्त के हैं, उन्हीं ने शर्मल शेख से शर्मिंदा हरकत करने के बाद मुल्क में दाखिल होने से घबरा रहे, तो उन्हीं ने कहा कि हम इसराइल से
उस वक्त तक नहीं तस्लीम करेंगे जब तक वो वापस 1967 के बॉर्डर में नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कैसे मुमकिन होता है या नहीं होता। अगर ये सब कर लेंगे तो मैं उनको सलाम भी पेश करूंगा और जबरदस्त। ये ठीक। अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसानी खून जिस तरह बहाया जा रहा था उस खित्ते में, वहां जंग को रोकना एक मुस्बत इकदाम है, लेकिन बूट पॉलिश करना नहीं है। सारी दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पे जिस तरीके से तारीफ की जा रही, और जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है और बार बार उसको कहा जाता है। नहीं सर देखिए, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, ये शर्म की बात है, लेकिन दूसरी जानिब जब ट्रंप अपनी सदारत के ओहदे पर आ रहे थे और अभी इलेक्शन लड़ रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रगल के फेज में नजर आई कि किसी तरह ट्रंप खान साहब के लिए कोई स्टैंड ले लें, कोई स्टैंड ले लें, किसी भी देखिए वो मैं ये बात, आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, मैं फिर समझा देता हूँ। बाइडेन रंगे हाथ पकड़ गया पाकिस्तान के मामलात में दखल देते हुए और साजिश का हिस्सा बनते हुए। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये आपने जुमला कब से सुनती आ रही है? बचपन से सुनती आ रही हूँ। बाइडेन का मुखालिफ कौन था? ट्रंप। ट्रंप की फतह को हमने खुश आमदीद कहा। जरूरी नहीं है कि ट्रंप के हर इकदाम को हम खुश आमदीद। अच्छा बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फिर जो उनके अच्छे इकदाम है बस उन्हीं के साथ खड़े होंगे। सर अगर हम 27वीं आईनी तरमीम की तरफ आते हैं, एमक्यूएम ने आपने देखा कि हिमायत का ऐलान कर दिया, एक तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हिमायत कर दी है इस तरमीम के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो इसको मुस्तरद कर रही है, लेकिन क्या कोई वाकई पॉलिटिकल स्ट्रगल भी होगी, या जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवा लिया गया तो ये भी करवा लेंगे और बस फिर चुप करके बैठेंगे? हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। हम पाकिस्तान के अवाम में शऊर देते आ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को समझा रहे हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम ने इस मुल्क की ईंट से ईंट कैसे बजा दी और इस मुल्क की मईशत कैसे तबाह हो रही है, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे तबाह हो रही है, इस मुल्क में अमन नामुमकिन होता जा रहा है, इस मुल्क के अंदरूनी खलफशार को डील करने का कोई तरीका नहीं है इस हुकूमत के पास, इस मुल्क में गरीब पिसता जा रहा है, अमीर अमीर से तरीन होता जा रहा है, और इस जो रियासत है वो गरीब लोगों के साथ नहीं खड़ी, हमारे किसानों के साथ नहीं खड़ी। आप गंदम की सपोर्ट प्राइस हो, जो कुछ भी देखें कि ये वो हुकूमत है जब आई थी PDM-1 तो आई थी ये कहते हुए कि 12% महंगाई, लोगों की कमर टूट गई, और खुद अपने ही दौर में PDM-1 ने 40% महंगाई पे ले गई। अब आप देखते जाइए कि ये 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे शोर मचा रहे थे और आज वही पेट्रोल 130 रुपए ज्यादा हो चुका है। ये कहाँ से ये अपने आप को डिफेंड करेंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम अंधे हैं, बहरे हैं, उनके पास समझ नहीं है? देखिए अब वो दौर नहीं रहा। सोशल मीडिया के आ जाने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले पाकिस्तान में खानगी की शरह बहुत कम थी, अखबार खरीदने वाले जो थे वो बहुत कम थे, लेकिन अब खबर ऐसे आम होती है जिसे पुराने ज़माने में सीना गजट कहते थे। अब तो एक वीडियो चलती है, चाहे वो रफ्तार की हो, चाहे वो नुक्ते की हो, चाहे बगैर नुक्ते के हो, कोई किसी का बयान हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के मेयर की फतह हो। आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान को पता है कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो एक मुसलमान है, 34 साल का जवान है। बिल्कुल, ये क्रेडिट तो सर जाता है सोशल मीडिया को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो इसलिए मैंने कहा चाहे आपके चैनलों पे कितनी भी इमरान खान की तस्वीर की पाबंदी लगा दी जाए, उससे हुआ क्या है कि अल्टरनेट चैनल्स जो हैं वो शुरू हो गए। और सर किसी शख्सियत को किसी तारीख किसी सर जो कदावर शख्सियत होती है, अब जैसे ममदानी की बात आप कर रहे हैं, क्या उसको किसी तस्वीर की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। अब आपकी स्ट्रगल की तरफ आ जाते हैं, तो क्या ये स्ट्रगल सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी या आप जाएंगे इस्लामाबाद, कोई एहतजाज करेंगे? क्योंकि अगर कुछ ऐसा हमने इनको मौका ही नहीं देना कि ये एक दफ़ा फिर 26 नवंबर या 13 अक्टूबर के सानिये को दोहराएं। मेरे
ہر دل عزیز ورکرز کی جانوں سے کھیلے. اب اٹھے گا تو پورے پاکستان اٹھے گا. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر جرنیل جو ہے اچھا، وہ مطلب عوام آپ یہ الناس کہہ کے رہے ہیں کہ سامنے پی ٹی آئی کھڑے نہیں اب ہو کوئی سکتے. سٹریٹ اپار شو نہیں کرنے جا رہی، کیونکہ واڈا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایسا کوئی پلان رکھتی ہے، جو کہ آپ کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی پلان بناتے ہیں تو پھر حل اس کا وہی ہے جو پہلے کیا گیا ہے ایک نہیں، مذہبی پلان تو جماعت کے ہمارا ساتھ. ہے. اچھا، کیا پلان ہے سر؟ واڈا صاحب اپنی جہاں سے بھی سپورٹ لیتے ہوں، ہمارا پلان ہے کہ پورا پاکستان نکلے گا. جیسے نیپال نکلا، جیسے سری لنکا نکلا، جیسے بنگلہ دیش نکلا، جیسے انڈونیشیا نکلا. کتنے کتنے لوگوں کو مارو گے، لیکن پورے پاکستان میں نکلیں گے، اب ایک شہر میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، مطلب اب ایک پولیٹیکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے جو لوگ نکلتے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا تھا وہاں پر، تو ویسی کوئی سٹرگل، ویسی کوئی تحریک جو ہے وہ ان فیوچر نہیں آ رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی میں آپ کے اس بیان سے ایگری نہیں کر سکتا. ٹھیک. ہم اپنے احتجاج کے طریقے بیان کرتے رہیں گے، چاہے وہ مشن نور ہو، چاہے وہ جھنڈے لہرانے کی تحریک ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ لنگر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کو شعور دیتے رہیں گے. اور عوام جو ہے اس کا جیسے جیسے ان کا شعور بڑھتا جائے گا. اس سے کہ ہم مانگ کیا رہے؟ ہم تو فیئر اینڈ فری الیکشن مانگ رہے ہیں. ہم تو لوگوں کے ووٹ کو، مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینا مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں کہ فارم 45 اور 47 میں زمین آسمان کا فرق ہو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آئین میں ہمارے حقوق ہے شہریوں کے طور پہ، ٹھیک. جس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف گیدرنگ ہے. یہ ساری پامال کر دی گئی ہیں. کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھ لیجئے کیسے روندا گیا ہے. ابھی دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے فیصلہ دیا اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس نے کہہ دیا گو ٹو ہیل. اور اسی طریقے سے سینٹ کے چیئرمین نے جو ہے وہ آرڈر نکالے کہ اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ میں شریک پروڈکشن آرڈر تھے، وہاں کوٹ لکھپت کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا گو ٹو ہیل. صحیح. اچھا فردوس صاحب، ایک سوال یہ اور ہے اس جمہوریت حوالے ہے سے. پاکستان میں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں تمام جمہوری قدروں کو پامال کر دیا گیا. فیصلے ایسے آئے کورٹ سے کہ جس پارٹی کو الیکشن میں 1 سیٹ ملی اسے ریزرو سیٹس میں 5 مل گئی. کیا مذاق ہے؟ اس سے زیادہ بہونا مذاق ہو سکتا ہے کہ جی پروپورشنیٹلی طے کیا گیا. جس پارٹی کو ایس آئی سی کو ریکوگنائز کیا گیا، 1.5 سال کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اب سارے ارکان جو ہیں وہ آزاد ہیں. ارے ہم نے پھر جوائن کرا دیا ان کو ایس آئی سی. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ٹھیک. فردوس صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اب جو ایک مزاحمتی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے مذاکرات کی پالیسی کو بھی اپنانے کے لیے بات کی ہے، اور اس کے لیے جو نام سجیسٹ کیا ہے محمود خان اچکزئی کا کہ وہ گفتگو کر لیں، نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مزاحمتی پالیسی ہے اس کو کہیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور مذاکرات کی طرف آیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی دوسرے لوگوں کے نام شامل ہیں، آپ کا نام شامل نہیں ہے، اور بھی بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لیڈران ہیں اور ان کے نام شامل نہیں ہیں. اگر ہم اپوزیشن کے لیے بھی دیکھتے ہیں سینٹ میں بھی، تو دوسرے نام جو ہیں ان کو وہاں پر جگہ دی جا رہی ہے. ایسا سر کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کیوں وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کیا جا رہا اب معاملات کو لے کر؟ کیوں یہ تبدیلی آ رہی ہے سر؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اچھا. یہ دوسری قوتوں کے لیے ہے کہ اگر وہ ہمارے چہروں سے چڑھتے ہیں یا ہم پہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ شامل ہیں وہ کسی شہر میں ہیں یا وہ کسی شخصیت کے غلام ہیں اور جو حکم اڈیالہ سے آئے گا اس سے وہ ہلیں گے نہیں، تو وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سوچ نہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے سوچنے کا طریقہ ایک ہے. ہمارے لیے
बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले, लेकिन कैसे बात करें उन लोगों से जिनको जब हमारा चीफ मिनिस्टर कहता है मुझे आप इमरान खान से मिलवा दें, एग्री भी करते हैं और फिर कहते हैं पूछ के बताऊंगा। सर आप मजबूरियां समझे ना सर, आप नंबर गेम की बात कर लें। जी देखिए, बात ये फिर आप पाकिस्तान के आईन को और उस अहदनामे को जो हमारे अफवाज के तमाम अफसरान लेते हैं उसको जला के फेंक दीजिए। आप क्या बातें करती हैं अपने शो पे बैठ के? आपके नजदीक आइन की कोई हैसियत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, आइन सबसे तो आप मुकद्दम गैर है, जमहूरी आइन रवैये सुप्रीम को- है। और आप हम गैर जमहूरी रवैयों की सताइश तो ना करें यहाँ बैठ के। मजबूरी तो कह सकती हैं आप। सर ये मैं आपको उन्हीं के स्टेटमेंट्स कोट कर रही हूँ। डोंट टेल मी दिस सर मैं आपको उन्हीं के स्टेटमेंट्स कोट कर रही हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट या अपना वर्जन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे ही नहीं रही इस डिबेट के अंदर। मैं बता रही हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, या वो ये कहते हैं कि पीर को मुलाकात हो जाएगी और फिर वो अच्छा टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि आप उनकी मजबूरी समझिए। सर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि फिर अगर ये सब चीजें हो रही हैं क्यों समझूं? तो बैकएंड पे उनकी मजबूरी क्यों समझूं? मैं उनकी इस मजबूरी की मजम्मत करता हूँ। सर ये मजबूरियां आपके दौर में भी तो थी ना। आप सर फिरदौस साहब, एक बड़ी लॉजिकल बात है, आप बहुत बेहतर समझते हैं मुझसे सिनेरियोस को, क्योंकि जब आप हुकूमत में थे उस वक्त भी मजबूरियां थी। आपने अभी कुछ देर पहले मुझे कहा कि प्रेशर था, कोई मसले थे जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा, करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा। तो सर इसी तरह से दूसरी गवर्नमेंट्स को, दूसरे मिनिस्टर्स को, दूसरे लोगों को भी तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना सर, थोड़ा सा मार्जिन। देखिए बात सारी ये है, पाकिस्तान की उम्र जो है अब कितने साल हो गई है? हम सन 2025 में हैं। 78 साल हमारी उम्र हो गई। इस मुल्क के सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और वो अभी तक इस मुल्क में जमहूरियत लाने में नाकाम रही है। अच्छा, उनकी तो मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्या है? कौन सी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1968 में बनी थी, 57 साल हो गए और बार बार इक़्तिदार में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल इक़्तिदार की मुद्दत जो है वो 3.5 साल है और उसमें कोविड का ज़माना भी है और उसमें एक इंडिया की तरफ से एक मेजर हमला भी है और उसके अलावा दीगर मसाइल भी हैं। सही है। उसके बावजूद हमने जब फौज के बात आई तो हमने उसकी बात की। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने, जब हमने उनसे कहा जुल्म का बदला वोट से, उन्हीं ने 2/3 अक्सरियत से हमें जिताया। उस नतीजे को तब्दील किससे किया? ये पाकिस्तान सवाल करता है और हमारी अदलिया, काजी जिसकी जिंदगी शर्मिंदगी है, उसने भी जो कुछ कहा और किया वो भी आपके सामने। बाकी जजेस ने जो फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसको कैसे रोंदा गया? मेजॉरिटी जजेस ने दिया था, इंक्लूडिंग काजी फाइज ईसा, ठीक है, उसको कैसे ओवरटर्न किया गया? इस मुल्क के इदारों को की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कौन है वो? कौन है जो हमारे आइन को मस्क कर रहे हैं? 90 दिन में इलेक्शन होना था पंजाब केपी की असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद, क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कोई देता है? अच्छा फिरदौस साहब, आपने एक बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से आपने जिक्र शुरू किया कि अब पाकिस्तान को बने इतने साल हो गए हैं और उसके अंदर दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेजर रोल हैं। आपने उनके सर्कमस्टांसेस को भी जहन में रखना है कि उनको उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और उस दौर के अंदर 88 के अंदर या उसके बाद जब बीबी साहिबा भी आई तो चैलेंजेस क्या थे और वो किस तरह से लड़ी और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो एक आपकी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कंट्रीब्यूशन है और ये वो वाला दौर है जिसके अंदर हम भी थोड़ी सेंस रखते थे और हमने भी उन चीज़ों को विटनेस किया। तो क्या आप लोग ये नहीं कहते थे कि जनरल बाजवा जो है वो जमहूरियत पसंद है बहुत ज़्यादा, कि आप उनको उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करते थे? और फिर आपका रोल क्या है टुवर्ड्स जमहूरियत? मेरा एक ये मासूमाना सवाल है आपसे।
जी आप मासूमाना सवाल नहीं करें, आप डायरेक्ट सवाल कर लीजिए। नहीं सर, फिर वो बुरा देखिए मान बात जाते हैं ना कि सारी आप। ये जी। एक 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 चीज है जिसे कहते हैं इत्तकाई अमल। कोई संदल के छिड़के हुए नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमने कभी गलती ना की है ना करेंगे। हमारी पार्टी ने एक स्टैंड लेके आई, एक ये किसी जनरल की गोद में पल के नहीं आई। अच्छा। ये किसी जनरल अतीकुर रहमान की गोद में पल के नहीं बनी। ये किसी जनरल को डैडी कह के नहीं बनी। ये 1996 में बनी और 2018 में इक़्तिदार में आई। सही है। और जब आपको इस बात का अंदाजा हो कि इस मुल्क के अंदर थोड़े दिन के लिए भी अगर इक़्तिदार करना है तो आपको इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ मिल के चलना है। हम इनके साथ मिल के उस वक्त तक चले जहां तक हमसे बर्दाश्त होता था। जब बर्दाश्त के काबिल हो बाहर हो गया, जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी तो उन्हीं ने साजिशें करनी शुरू कर दी। अमेरिका जा जाके जो है उन्हीं ने अपनी एक जमहूरी हुकूमत को हटाने की साजिश की। ऐसे कैसी लॉबिंग फर्म को हासिल जो है वो रखा। हुसैन हक्कानी साहब को एक अपना कंसल्टेंट मुकर्रर किया और वो सारी चीजें अब साइफर की जो है साजिश वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी। अब क्या आपकी मर्जी है कि आप उसको साजिश माने या ना माने। जो हमने देखा वो ये देखा कि जो हमारे साथ थे उनके हाथ मरोड़े गए, उनको घरों में पैसे पहुंचाए गए, उनकी वफादारियां खरीदी गईं। सिंध पुलिस के 400 जवान सिंध हाउस को हिफाजत कर रहे थे और उसके अंदर जो थे वो एमक्यूएम के एमएनएस बैठे हुए थे, हमारे कुछ एमएनएस बैठे हुए थे, पीएमएल शुजात के कुछ एमएनएस बैठे थे और इस तरीके से लॉयल्टीज को और खरीदा आपने गया। सर बोला ना कि लॉयल्टीज खरीद ली जाती हैं, तो अब अगर हम 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करें और सेनेट में 3 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, मौलाना साहब साथ नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी साथ नहीं है, तो सर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं मिल गए इन नंबर्स को पूरा करने के लिए? मेरे ख्याल से इस हुकूमत ने जब फैसला किया हुआ है कि बाय हुक और बाय क्रुक, जब आप हमारे एमएनएस की ख्वातीन को घरों से लेके जाते हैं, बच्चों को अरेस्ट करते हैं, माजूर बच्चों को भी अरेस्ट किया गया और फिर उनसे ताउन की अपील करते हैं या हाथ मरोड़ते हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन क्या ये जमहूरी है? क्या ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नजर नहीं आता कि जैन कुरैशी के साथ क्या हुआ, रियाज फतियाना के साथ क्या हुआ? खड़े हैं वो लोग। ठीक। जरका, डॉक्टर जरका के साथ क्या हुआ, उनके भी बच्चे की हालत देखी। और जिन लोगों ने अपनी लॉयल्टीज चेंज की उनको डिस्करेज करने के बाद इनकरेज करके ओहदे भी दिए गए, वजारतें भी दी गई। इसको अगर आप जमहूरी इख्तियार की परवान चढ़ाना कहते हैं तो सलाम इन लोगों को। अच्छा फिरदौस साहब, आपने बात की गिरफ्तारियों के हवाले से, तो मेरा एक सवाल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, हम इन तमाम चीज़ों को कंडेम करें, ये आपने बात जहन में रखनी है। जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो खवातीन के अगेंस्ट हैं, चाहे वो बच्चों के अगेंस्ट हैं, या चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर रही है, जो रॉन्ग डूइंग है हम उसको रॉन्ग ही बोल रहे हैं। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर सवाल उठा दें, तो मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत में मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया, फरियाल तारपुर साहिबा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, और खान साहब के जो इतने आग बगूला स्टेटमेंट होते थे जो वो स्टेज पर देते थे, और बहुत से लोग उनको कहते थे कि ये आप मत दें, तो क्या आप इन तमाम चीजों को कंडेम कर रहे हैं, इन तमाम एक्शंस को जो लिए गए? पहली चीज, लेट्स स्टार्ट अ कंपैरिजन। फरियाल तालपुर सिंध असेंबली की मेंबर थी और मैं अपोजिशन लीडर था। अच्छा। हर सेशन उन्हीं ने अटेंड किया है। उनकी टोटल जितने दिन वो कैद रही हैं, और वो रही भी किसकी कैद में? नैब की कस्टडी में। नैब इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बनाई किसने नैब? पीएमएलएन ने। नैब का जो उस वक्त का सरबराह था वो चुना किसने? पीएमएलएन ने। और उसके बाद भी उनकी टोटल सजा जो उन्होंने नैब के जेल के अंदर गुजारी, वो अगर आप 15 दिन से ज्यादा दिखा दें, हर सेशन
सिंध असेंबली का ऐसे होता था कि 2 दिन होता था, फिर 2 दिन का वक्फा होता था, फिर इजलास होता था। ठीक। और आप ये रिकॉर्ड में देख लीजिए कि बिजनेस ऑफ द हाउस हो या ना हो, सिंध असेंबली सेशन में रही है। आप कहती हैं मैं फिगर निकाल दूं। मरियम नवाज मरियम नवाज को कैसे जेल में रखा गया, नवाज शरीफ को कैसे जेल में रखा गया, नवाज शरीफ को कितने लोगों से मुलाकात करने की राइट थी, क्या रोज लोग मिलने नहीं जाते थे उनकी पार्टी के? सर आपने कभी उनकी ज़बानी उनकी मुश्किलात सुनी है, जेल के दिनों की मुश्किलात? वैसे तो अब ये सोशल मीडिया पर ही है। सुनी है, मैंने तो वो भी सुनी है कि उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो डिनर सेट कैसे बन गया, कि उन्होंने किस धोखेदही के साथ ये मुल्क छोड़ा, और एक दफा नहीं छोड़ा, एक दफा माफीनामा दे के छोड़ा, एक दफा अपना प्लेटलेट्स काम करके छोड़ा, वादा करके गए थे कोर्ट के अंदर कि हर माह मेडिकल रिपोर्ट देंगे। कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स आई? ठीक। सारी सेटिंग करवाई इस्टेब्लिशमेंट में, हवाई जहाज से उतरे थे, उनके माफीनामे तैयार थे। ठीक। आप उनको आम शहरी कहती हैं? पाकिस्तान में किसी एक शहरी के साथ ये सलूक बता दीजिए तारीख में हुआ जो सहूलियात नवाज शरीफ को दी गई। ठीक। और उनके साथ तो जो हुआ, मैं उनके साथ दिली दर्दी रखता हूँ। भाई ने पूरा इश्तिहार छाप दिया, चौथे दफा का वजीर आजम, फिर उन्हीं के भाई ने उनकी कमर में छुरा भोंक दिया। फिर आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ है। क्या अजीब हुस्न है सरकारी मीडिया और सरकारी इश्तिहारात की ताकत में, कि इतने इतने सच भी है वो भी बयान नहीं कर सकती, उसका तस्करा भी नहीं हो सकता। और सर ये बात तो सब जानते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नशिस्त और भी लंबी करते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से आपको दोबारा भी कनेक्ट करेंगे, आपको जहमत देंगे शो में दावत के लिए। बात कर रहे हैं हम नंबर गेम के हवाले से। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए जनाब 200 की हमायत ऑलरेडी हासिल है, जबकि इस तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट्स दरकार है। सेनेट में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वहां पर भी कॉन्फिडेंस इक्वली है। नंबर गेम क्या होने वाली है और सिचुएशन कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नवंबर तक ये मुकम्मल करना है चैप्टर, और उसके बाद की प्रेडिक्शन मैंने कल भी बताई थी आपको फैसल वाडा साहब की, कि एक और तरमीम जो है वो आने वाली है। उस तरमीम का खदोखाल क्या होगा, क्या उसका लेआउट होगा, क्या उसकी शिकें होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरमीम की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल, वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने जा रही है, दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एनसीएसी होने जा रही है कल, तो बड़े फैसले वहां से भी आएंगे, वो कल भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।